हेलो स्टूडेंट, आज हम रीट लेवल फर्स्ट में अपना टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री में हमने कई टॉपिक क्लियर कर चुके थे, जैसे कि कोण है, त्रिभुज है। आज अपना टॉपिक है वृत्त। तो देखिए वृत्त क्या है, इसे हम समझते हैं। तो वृत्त को स्टार्टिंग से समझते हैं कि वृत्त के अंदर देखिए, ये मान लो कि एक कोई बिंदु है। क्या है? बिंदु। इस बिंदु से एक दूरी मान लो, कोई भी दूरी ले सकते हो आप, जैसे कि एक दूरी ले ली हमने। इस दूरी, निश्चित दूरी पे, इस बिंदु के चारों तरफ एक समान दूरी पर जो एक बिंदु पथ गमन कर रहा है, ठीक है, जो एक आपको दिख रहा है ना, ये इस प्रकार से कि एक समान दूरी पर जो एक रास्ता तय कर रही है, या फिर निश्चित दूरी पर जो इसके चारों तरफ जो भी एक पथ बना है, वो पथ ही क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। इस प्रकार से ये क्या बन गया? हमारा वृत्त बन गया। तो जो बिंदु इसके बिल्कुल सेंटर में था ना, बिल्कुल बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। अब जो ये अपना बिंदु पथ या एक रास्ता आपको दिख रहा है चारों तरफ, ठीक है, ये क्या है? इसकी परिधि। क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि है। अब भाई जो निश्चित दूरी थी, ठीक है, बिंदु से इस परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। ये दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या, जिसे हम r से व्यक्त करते हैं। अब इस त्रिज्या का यदि अपन दुगना कर दे, इस त्रिज्या का जस्ट दुगना कर दे, यहाँ से यहाँ तक मिला दें इसको, यानी केंद्र से होकर एक रेखा गुजर रही है ना, केंद्र से होकर एक रेखा गुजर रही है जो कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को टच भी कर रही है ना। तो इस प्रकार की इस रेखा खंड को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। और ये व्यास है जो त्रिज्या का दुगना भी होता है, ये बात आप सब जानते हो, है ना, कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास का मान कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। इसका जस्ट डबल कर देंगे हम, तो ये व्यास हो गया। अब देखिए इसके बाद में वृत्त के अंदर छोटी मोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। बहुत छोटी सी बात है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक वृत्त में तो अनंत त्रिज्याएं बन सकती है। कैसे भी कह सकते हो, आपको जरूरी थोड़ी इस प्रकार से खींचो, इस प्रकार से अनंत त्रिज्याएं होती हैं। व्यास भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप व्यास कोई जरूरी नहीं है इस प्रकार से लो, किसी भी प्रकार से आप व्यास कह सकते हो। इसके बाद में बात आती है कि एक बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिंदु से होकर कि इसको केंद्र माने। इसका मतलब है कि इस बिंदु से इस प्रकार से गुजर सकता है, इस प्रकार से भी गुजर सकता है, किसी भी प्रकार से। तो एक बिंदु से होकर अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। ये आपको नोट करनी है कि एक बिंदु से होकर कितने वृत्त गुजर सकते हैं? अनंत। फिर दो बिंदुओं की बात आती है, तो दो बिंदुओं से होकर भी अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगला बिंदु आता है कि तीन बिंदुओं से होकर कितने वृत्त गुजर सकते हैं? तीन बिंदु। तो देखो, यदि वो तीनों बिंदु संरेख है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो एक भी वृत्त नहीं गुजर सकता, ठीक है, तो उससे एक भी वृत्त नहीं गुजर सकता है अगर वो एक ही रेखा पर स्थित है। और यदि वो असंरेख है, मतलब कि वो एक रेखा पर स्थित नहीं है, किसी भी प्रकार से उल्टे सीधे हो सकते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त गुजर सकता है। तीन बिंदुओं से होकर, तीन बिंदु भी कैसे? असंरेख। तो असंरेख बिंदुओं से होकर सिर्फ एक वृत्त गुजर सकता है, इससे ज़्यादा वृत्त नहीं गुजरेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में आता है जीवा। जीवा क्या होती है? ये एक वृत्त है। अब देखिए इस वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर, किन्हीं भी दो बिंदु, जैसे एक बिंदु ये है अपना ए बिंदु, दूसरा बिंदु है बी बिंदु। इन दो बिंदुओं कहीं भी हो सकते हैं, ये यहाँ, जरूरी नहीं है कि वो केंद्र से होके गुजरे, ठीक है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी जो रेखा खंड है वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाएगी? जीवा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? बताओ, सोचो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
क्या कहलाएगी? उसका व्यास ही तो कहलाएगी, क्योंकि इसकी अधिकतम दूरी यहाँ रहेगी बीच में। इस जीवा की अधिकतम दूरी कहाँ रहेगी? बीच में। और ये क्या होता है? व्यास होती है। भाई जो केंद्र से होकर गुजर जाए वही जीवा क्या कहलाने लग जाती है? फिर व्यास कहलाने लग जाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, यहाँ पे देख लो किनारे की तरफ, यानी केंद्र से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे व्यास जीवा की लंबाई कम होती जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी जीवा की लंबाई कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे अपन केंद्र के पास बढ़ेंगे तो जीवा की लंबाई क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। और जैसे जैसे केंद्र से दूर होते जाएंगे तो जीवा की लंबाई भी कम होती जाएगी। ठीक है, ये तो जीवा की बात हो गई। अब देखिए, जो जीवा होती है वो वृत्त को 2 हिस्सों में बांट देती है ना? 2 हिस्सों में बांटती है। कोई भी जीवा मान लो, ये एक जीवा है ए और बी, इसने वृत्त के 2 खंड कर दिए। 2 खंड कर दिए तो इसमें जो बड़ा खंड रहेगा वो तो क्या कहलाएगा? आपका दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड, बड़ा वाला जो भाग है। और जो छोटा वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? इसी प्रकार से वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं ये भी वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। देखिए, ये मान लो एक त्रिज्या ये रही और दूसरी त्रिज्या ये रही, है ना? तो अब देखो, अब इन्होंने भी 2 हिस्से बांट दिए वृत्त के, है ना? तो जो बड़ा वाला हिस्सा है, जो बड़ा दिख रहा है आपको, उसे तो हम क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्या ने बांटा है ना, इसलिए इसका नाम तो क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्य खंड। और जो छोटा वाला हिस्सा है आपको ये दिख रहा है, इसे हम क्या बोल देंगे? लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड। इसी प्रकार से वृत्त में एक केंद्रीय कोण हो जाता है बार बार, जिसको समझो केंद्रीय कोण क्या होता है कि इस वृत्त में मान लो कोई भी 2 बिंदु ले लिए हमने इसकी परिधि पर A और B बिंदु। ठीक है, इस A और B बिंदु जब ये अपने केंद्र पर मिलते हैं, तो एक कोण बनाएंगे। ये कोण बना रहे हैं। अब ये कोण का जो शीर्ष है वो क्या है? अपना वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र ही तो है, O वृत्त का केंद्र है। तो ऐसा कोण जिसका शीर्ष क्या हो? वृत्त का केंद्र हो, उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। चाहे इधर से देखो या इधर से देखो, ये क्या है? केंद्रीय कोण है। यानी जो केंद्र पर बन रहा है वो केंद्रीय कोण है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय कोण। अब देखिए, अब इसके बाद में एक आता है अपना अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त। इस प्रकार से ये आधा वृत्त हो गया। ये अपना वृत्त का केंद्र है और ये आधी परिधि बना दी इसकी, है ना? तो ये अपना क्या बन गया? अर्धवृत्त बन गया। तो अर्धवृत्त में आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण, जैसे कि अब अर्धवृत्त से कोण जैसे इस प्रकार से बनेगा, इसकी परिधि पर कोण जो बनेगा, तो ये कोण हमेशा और हमेशा कैसा होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में एक बात और आती है जीवा की, कि देखिए वृत्त की 2 जीवाएं मान लो, यहाँ पर ये इसका केंद्र है। एक जीवा तो इधर की तरफ है नीचे और एक तरफ ऊपर की तरफ है एक जीवा। तो जब वृत्त की 2 जीवाएं, जब उनकी लंबाई समान हो, यदि AB एक जीवा है और CD एक जीवा है, तो यदि AB और CD दोनों जीवाओं की यदि लंबाई समान है, ठीक है, तो इन पर बने कोण भी हमेशा समान होंगे। यानी अगर अपन इस प्रकार से कोण बनाए ना, एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया, 2 कोण बन गए ना भाई। CD जीवा से बना कोण नंबर 1 और AB जीवा से बना कोण नंबर 2, तो इन दोनों कोणों का मान भी हमेशा समान होगा, क्योंकि इन जीवा की लंबाई समान है। एक बात तो ये हो गई।
कि जीवा की लंबाई समान, जीवा की लंबाई समान है तो कोण समान होंगे, तो कोण समान होंगे। अब दूसरी बात इसी के जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं अपन कि यदि दो जीवाओं से बने कोण समान है तो उनकी लंबाई भी समान होगी। इसी की जस्ट अपोजिट हो गया कि यदि दो जीवाओं से बने कोण समान है तो उन दोनों जीवाओं की लंबाई भी क्या होगी, समान होगी। ये तो इसी का अपोजिट हो गया। अब नंबर 3 पे देखो, इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि यदि दो जीवाओं की लंबाई समान है तो उसकी केंद्र से दूरी भी समान होगी। ठीक है, यदि दो जीवाओं की लंबाई समान है तो केंद्र से दूरी भी समान होगी। और इसी का जस्ट अपोजिट बोले तो कि यदि दो जीवाओं की केंद्र से दूरी, यानी ये केंद्र से दूरी इसकी और इसकी दोनों की यदि बराबर है तो इन दोनों जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। ये 4 बिंदु हैं अपने जीवाओं से रिलेटेड जो। अब इसके बाद देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा। अब देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है कि एक वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु, ये एक बिंदु है, इससे होकर एक स्पर्श मतलब जो रेखा गुजरेगी, इस बिंदु से होकर जो रेखा गुजरेगी इसे ही हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा त्रिज्या पर लंबवत होती है, यानी त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसकी स्पर्श रेखा होती है। तो इस पूरी परिधि पर तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी इस पूरी परिधि पर यदि अपन स्पर्श रेखा खींचे तो कितनी गुजरेंगी, अनंत, क्योंकि एक बिंदु से होकर तो एक ही गुजरेगी और इस परिधि पर अनंत बिंदु हैं तो अनंत बिंदुओं पे अनंत स्पर्श रेखाएं गुजर जाएंगी। तो ये तो बात हो गई स्पर्श रेखा की। अब देखिए जो वृत्त हैं वह वृत्त भी एक दूसरे को किस प्रकार से एक दूसरे को काट सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, तो इसके भी कई तरीके हैं कि जैसे जब वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो इस प्रकार से। एक तरीका तो ये है कि एक दूसरे को इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, है ना। एक वृत्त ही दूसरे के अंदर इस प्रकार से हो तो ये अंतःस्पर्श हो जाएगा, एक वृत्त अंतःस्पर्श हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा अपन किस प्रकार से प्रतिच्छेदन भी बोल सकते हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन। जब दो वृत्त एक दूसरे को काट देते हैं इस प्रकार से, वो दो बिंदुओं पे स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, है ना। एक बिंदु पे थोड़े काटेंगे, एक बिंदु तो ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ए और बी, तो दो बिंदुओं पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इसे तो हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदन हो गया, छेदन हो गया उसका, है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन में देखिए जब इस प्रकार से दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे ना, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। क्या है, उभयनिष्ठ जीवा, यानी वो इस वृत्त के लिए एक जीवा है और इस वृत्त के लिए भी ये क्या है, एक जीवा है, यानी ये जीवा दोनों में ही आ रही है, इसलिए दोनों वृत्तों की क्या हो गई, उभयनिष्ठ जीवा हो गई। ये बात तो इसमें ये हो गई। अब देखिए इसके बाद में आता है कि दो वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो वृत्तों में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि जब वो अंतःस्पर्श कर रहे हो, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त स्थित है तो ये अंतःस्पर्श हो गया, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं गुजार सकते हैं हम अधिकतर, भाई एक बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं, है ना, तो इन दोनों में तो एक ही बिंदु कॉमन है, तो एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगी, तो इसमें तो एक आएगी, एक स्पर्श रेखा। कि जब दो वृत्त अंतःस्पर्श कर रहे हो तो उनसे सिर्फ और सिर्फ
स्पर्श रेखा ही गुजारी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं गुजर सकती। दूसरी कंडीशन आती है अपने पास में कि जब दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेदन कर रहे हो, है ना, प्रतिच्छेदन कर रहे हो। अब आप क्या होगे कि ये दो बिंदुओं में प्रतिच्छेदन कर रहे हैं तो इन दोनों बिंदुओं से दो स्पर्श रेखा गुजार दो, है ना। तो देखिए अब इस वक्त ये बिंदु नहीं देखेंगे अपन, क्योंकि इस बिंदु से इस प्रकार से गुजारेंगे, है ना, तो इस प्रकार से नहीं गुजार सकते। क्यों? क्योंकि ये देख, हाँ तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है कि स्पर्श रेखाएं कभी भी वृत्त के अंदर होकर नहीं गुजरती हैं, स्पर्श रेखाएं हमेशा वो वृत्त के बाहर होकर नहीं गुजरती हैं, है ना। इसलिए ये इस प्रकार से स्पर्श रेखा नहीं कह सकते हैं इसमें। तो बाहर होके जब ये स्पर्श रेखा गुजरेगी इस प्रकार से इसको टच करते हुए, तो एक स्पर्श रेखा तो अपनी ये हो गई इसमें और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। तो इस प्रकार की कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं अपन? दो स्पर्श रेखाएं जो उभयनिष्ठ होंगी, दोनों में, दोनों वृत्तों में उभयनिष्ठ होंगी। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में तो हो गई दो स्पर्श रेखाएं। अब देखिए तीसरी कंडीशन है जब दो वृत्त बाहर स्पर्श कर रहे हो, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु तो हमको ये मिल गया, है ना। तो एक बिंदु से होकर तो एक स्पर्श रेखा तो ये गुजार दी हमने, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से ऊपर गुजार देंगे और एक इस प्रकार से नीचे गुजार देंगे। तो इस कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी? 3। तो जब वृत्त इस प्रकार से बाह्य स्पर्श करते हैं तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकते हैं? इससे 3 प्रकार की स्पर्श रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। और चौथी कंडीशन है जब दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल भी स्पर्श ना कर रहे हो, है ना। तो देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं गुजार सकते हैं? एक तो ये हो गया, एक ये हो गई, एक इस प्रकार से ये निकाल दो और एक ये, तो कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर गई? 4। तो जब एक दूसरे को बिल्कुल टच ना कर रही हो तो 4 स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं अपने, इसलिए ये आपको दिमाग में रखनी है सारी बातें। अब इसके बाद आता है अपना चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किस पर स्थित हो? एक वृत्त पर स्थित हो। जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसके सम्मुख कोणों का योग है वो संपूरक होता है। ये कोण 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 3 ये क्या है? संपूरक। और संपूरक का मतलब आपको पता है, यानी उनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 4 इसका मान भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कंडीशन होती है चक्रीय चतुर्भुज में। एक और नियम आता है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके रीट में 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कि केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है ये परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा क्या होता है? दुगना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि ये 40 डिग्री का कोण है तो इसका मान बताइए, ठीक है। इसका मान आपसे पूछ रहे थे। तो देखो आप किस प्रकार से, आपको पता है कि भाई केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण के दुगना होता है। तो अब आपको ये 40 डिग्री दे रखा है इसने, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका जस्ट डबल कर दोगे आप तो इसका मान कितना आ गया? 80 डिग्री।
ठीक है, इसका मान 80 डिग्री आ गया। अब आप इसकी सहायता से यदि आपसे बाई चांस मान लो कि ये इसका मान पूछ रहे ऊपर वाले का, तो आपको पता है कि केंद्र के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये मैं आपको पहले कोणों में समझा चुकी हूँ कि एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोण कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। तो ये 40 डिग्री है, ये आपका मान आ गया भाई, ये 80 डिग्री का है। अब पूरा 360 होना चाहिए, तो 360 में से 80 माइनस कर दो आप, तो कितने बच जाएंगे, 280। ठीक है, तो 280 डिग्री आपके पास आ जाएगा ऊपर वाले का मान। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये वृत्त तो कंप्लीट हो चुका है। अब अगला अपना ज्योमेट्री में चतुर्भुज और बचा है, तो वो अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। चतुर्भुज और उसके प्रकार हैं, कई प्रकार के चतुर्भुज आते हैं इसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।